Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Afandi, and today we'll discuss the nerves of the upper limb. Today we'll discuss the nerves of the upper limb. So, how the spinal nerve is formed. This is very important to understand how the spinal nerve is formed. This is the white matter of the spinal cord. This is the gray matter of the spinal cord. Okay? The gray matter contains the cell bodies of the neurons, and the white matter contain the axons. So this area where the axons are present, and this area of the gray where the cell bodies of the neurons are present. So this is the posterior horn where the sensory information received, and here is the intermediate lateral horn from where from T1 to L2 the sympathetic fibers releases and enters with the ventral or motor fibers. ठीक है, and this is the ventral horn from where the motor fibers released in response to the sensory fibers. समझ रहे हैं कि यहाँ से आपके वेंट्रल जो मोटर फाइबर्स हैं वो रिलीज होंगे इन रिस्पॉन्स टू ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पर गई है उसके रिस्पॉन्स में यहाँ से मोटर फाइबर्स रिलीज होंगे. ठीक है, सो अलोंग विद द मोटर फाइबर्स द सिंपैथेटिक फाइबर्स एक्कम्पनीज. ठीक है, तो जो आपके मोटर फाइबर्स हैं उनके साथ सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे एंड दिस इज द वाइट रैमर. यहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स नीचे आएंगे. वाइट वाई दे आर वाइट बिकॉज दे आर माइलिनेटेड. ठीक है, शिवॉन सेल्स की ऊपर से एक कवरिंग होती है उनको, एंड दीज वाइट फाइबर्स व्हेन एंटर्स then they actually synapses over the sympathetic ganglion. Ganglion भी क्या होता है? These are the peripheral collection of the जो है cell bodies of the neurons. उसमें भी सेल बॉडीज होती हैं, वो पेरिफेरल कलेक्शन होती है. अगर ब्रेन के अंदर हो तो वो न्यूक्लियस बन जाता है. ठीक है, अगर ब्रेन के अंदर हो तो और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो न्यूक्लियस कहलाता है. अगर बाहर हो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो आपका जो है वो गैंग्लिया कहलाता है. तो यहाँ से सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स नीचे आएंगे जो वाइट फाइबर्स होंगे जो माइलिनेटेड होंगे. देन दे विल गो आफ्टर साइनेप्सिंग इनटू अ गैंग्लिया दे एंटर एज अ ग्रे इनटू द ग्रे रेमस. एंड जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे जो यहाँ से नीचे आएंगे रिले करने के बाद यहाँ से ग्रे रेमस से वापस ऊपर जाएंगे और वापस जो है आपका स्पाइनल नर्व के साथ और वेंट्रल फाइबर्स आपके जो हैं उनके साथ कंटिन्यू हो जाएंगे. तो ये जो फाइबर्स उन्होंने गैंग्लियन पर रिले किया है बेटा और वापस पोस्ट गैंग्लियोनिक बन के एंटर हुए हैं स्पाइनल नर्व के अंदर. दे आर ग्रे फाइबर्स एंड दे आर अनमाइलिनेटेड. ठीक है, अच्छा, जहां आपके सेंसरी फाइबर्स मोटर फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जहां पर सारे जमा हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व. एंड यही स्पाइनल नर्व आगे जाके डॉर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में कंटिन्यू हो जाती है. डॉर्सल रेमस जो है तो पोस्टीरियर बॉडी वॉल को सप्लाई करेगा. इसमें भी सेंसरी फाइबर्स होंगे, मोटर फाइबर्स होंगे, सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे. जो वेंट्रल रेमस होगा इसके अंदर भी ये ब्लू सेंसरी फाइबर्स और रेड मोटर फाइबर्स, और इसने अभी सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं दिखाया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो T1 टू L2 इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न से रिलीज होते हैं. सेंसरी फाइबर्स पोस्टीरियर हॉर्न में जाते हैं, यहाँ से गए और पोस्टीरियर हॉर्न में चले गए. ठीक है, और वेंट्रल फाइबर्स आपके वेंट्रल मोटर जो वेंट्रल जो हॉर्न है वहां से निकल के ये मोटर फाइबर्स बाहर आ जाते हैं. तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न होता है और वो सिर्फ T1 थोरेसिक 1 टू L2 तक होता है. ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं. अभी हमने सीख लिया कि हाउ दिस डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जो है जॉइंट्स टू फॉर्म द स्पाइनल नर्व, और उसके बाद फिर वो स्पाइनल नर्व डिवाइड होती है वेंट्रल रेमस और डॉर्सल रेमस के अंदर. ठीक है, अब हमने सीख लिया कि हाउ द स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड एंड हाउ द नर्व डिस्ट्रीब्यूशन अकर. इससे फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा है कि अगर मोटर फाइबर्स डैमेज हो जाए, किस वजह से डैमेज होंगे. अगर किसी भी वजह से डैमेज हो, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कोई कोई ऐसी डिजीज है जिसने जो है नर्व्स को डैमेज किया है, तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो मसल जो उस नर्व से सप्लाई हो रहे होंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे. और जो एंटागोनिस्ट होंगे, एक मसल जो पैरालाइज हो गया है वो एगोनिस्ट है और उसका कोई एंटागोनिस्ट है,
तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर फ्लेक्सर्स पैरालाइज हो गए हैं तो एक्सटेंसर्स डोमिनेंट हो जाएंगे। अगर किसी हैंड को सप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और जो हैंड है वो एक प्रॉपर डिफॉर्मिटी यानी वो जो है वो फंक्शनल कंडीशन उसकी लॉस हो जाएगी। ये देखने में भी उसके अंदर एरर्स आ जाएंगे। फिर जहाँ पर क्यूटेनियस सप्लाई जा रही है, स्किन को सप्लाई जा रही है, वहां से सेंसरी लॉसेस हो जाएंगे। और जहाँ आपका सिंपैथेटिक सप्लाई कर रही है, आपको पता है सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, आपकी जो है फाइट और फ्लाइट में जो है वो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। और जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे आपके जो है स्वेट ग्लैंड सप्लाई होते हैं और आपकी स्वेटिंग होती है, और आपका जो और क्या होता है, और आपकी ये आईज में आपके जो है स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई नहीं डायलेटर को सप्लाई करते हैं। और जो है आपका जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट उसको सप्लाई करते हैं। हार्ट को सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है, और जो है आपके डिफरेंट ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, वेसल्स को सप्लाई करती है। तो सिंपैथेटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसके जाने से फिर ये सारे जो हैं स्वेटिंग लॉस हो जाती है, आपकी जो वेसल्स पे कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, और जो ग्लैंड्स को सप्लाई करती है वो उनकी सिक्रीशन लॉस हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपर लिम्ब, उसको समझना, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस के जरिए रिलीज हो रही हैं वो आपकी सारी आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। वो कैसे बनती है इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जितने भी हैं C5 C6 C7 C8 T1, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ दीज रूट्स, एंड इसमें जो है वो सारे दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेंट्रल रेमस ऑफ द C5 C6। अब आपको पता चल गया वेंट्रल रेमस क्या है, डोर्सल रेमस क्या है। तो जब भी कोई प्लेक्सिस फॉर्म होता है तो उसमें कलेक्शन ऑफ वेंट्रल रेमाए होती है। तो जो है C5 C6 C7 C8 T1, अब आप यहाँ देखें कि C5 और C6 जब ज्वाइन होगा तो सुपीरियर ट्रंक बनेगी, और C7 इटसेल्फ आपका मिडिल ट्रंक बना रहा है, और C8 और T1 मिलके आपकी इंफीरियर ट्रंक बन रही है। ठीक है, हर ट्रंक जो है फिर आगे चल के डिविजन्स में डिवाइड होगी। देखिए, अब सुपीरियर जो ट्रंक बनी है उसकी ये जो डार्कर शेड में एंटीरियर डिवीजन है और लाइटर शेड में पोस्टीरियर डिवीजन है। इस तरह मिडिल ट्रंक जो है इसकी भी ये देखिए आप एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। और ये जो इंफीरियर ट्रंक है जो C8 और T1 रूट से मिलकर बन रही है उसकी भी ये देखें, ये पोस्टीरियर डिवीजन है लाइटर शेड वाली, और ये डार्कर शेड वाली इसकी जो है एंटीरियर डिवीजन है। तो हर ट्रंक सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर सारी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, ये इसकी एंटीरियर ये पोस्टीरियर डिवीजन, और ये इसकी पोस्टीरियर और इंफीरियर एंटीरियर डिवीजन, तो सारी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में ट्रंक्स डिवाइड हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि जो आपकी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द जो है सुपीरियर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक, ये दोनों एंटीरियर डिविजन्स मिलके आपकी लेटरल कॉर्ड बनाएंगी। सो ये आपकी लेटरल कॉर्ड बन गई, और सारी पोस्टीरियर डिवीजन मिलके सुपीरियर की, मिडिल की और इंफीरियर की, ये तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स मिलकर आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगी। ठीक है, और आपकी जो है ये सारे पोस्टीरियर डिवीजन तीनों ट्रंक्स के मिलके इन्होंने पोस्टीरियर कॉर्ड बना लिया, और जो इंफीरियर मीडियल कॉर्ड है वो इंफीरियर की कंटिन्यूएशन है, यानी एंटीरियर डिवीजन जो है इंफीरियर का वो कंटिन्यू होके आपका मीडियल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ भी कंबाइन नहीं होगा। ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर कंटिन्यू टू फॉर्म द मीडियल कॉर्ड। तो ये बन गई आपकी लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। पहले हमारे पास रूट्स थे C5 C6 C7 C8 T1, इनके अंदर वेंट्रल रेमस था। ठीक है, फिर ये रूट्स आपस में C5 6 C6 जमा हुए और आपस में जो है ये कंबाइन हुए, तो इन्होंने सुपीरियर ट्रंक बना लिया। C7 इटसेल्फ मिडिल ट्रंक बना रहा है, C8 T1 जो है इंफीरियर ट्रंक बना रहा है। फिर हर ट्रंक सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर सारे एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर डिवीजन मिडिल की, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन इंफीरियर की। ठीक है, और फिर दो एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर और मिडिल बना के लेटरल बनाया उन्होंने।
फिर सारे पोस्टीरियर डिविजन्स ने कंबाइन होकर पोस्टीरियर बना लिया कॉर्ड, और आपका जो ये इंफीरियर कॉर्ड है, ये आपका एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर कॉर्ड कंटिन्यू होकर उसने मीडियल कॉर्ड बना लिया। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन इंफीरियर ट्रंक कंटिन्यू होके उसने मीडियल कॉर्ड बना लिया। अब 3 कॉर्ड बन गए। ठीक है, हमारे पास अब लेटरल कॉर्ड की जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है जो आपके फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है, यानी आपका बाइसेप्स ब्रेका है, आपके ब्रेकियस और आपका जो है कोरेकोब्रेकियस। ठीक है, और ये जो है, अच्छा अब एक एक ये जो लेटरल आपकी कॉर्ड है ये लेटरल रूट प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ मीडियन नर्व। तो ये दो इम्पोर्टेंट काम आपको नजर है। इसके अलावा इसकी एक और भी नर्व है जिसे आप लेटरल पेक्टोरल नर्व कहते हैं, वो आपके पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है। ये देखिए, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है। पोस्टीरियर कॉर्ड की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, एक्सिलरी नर्व और आपके जो है रेडियल नर्व। ठीक है, इसी तरह ठीक है, ये मीडियल नर्व में ये जो मीडियल कॉर्ड है ये आपका मीडियल रूट प्रोवाइड कर रही है, जो lateral root of the median nerve which is provided by the lateral cord combine to form the median nerve। ठीक है, मीडियन नर्व आपके फोर आर्म को सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व आपके डेल्टॉइड और टीरियस माइनर को सप्लाई करती है। ठीक है, और आपका जो है रेडियल नर्व जो है ये आपके जो है जो डिफरेंट पूरे जो एक्सटेंसर्स हैं उनको सप्लाई करती है, और जो ये जो मीडियल कॉर्ड से जो इम्पोर्टेंट नर्व आ रही है दैट इज द अल्नर नर्व। So these all nerves are coming, important nerves are coming from the जो है आपके different cords of the brachial plexus। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट हम दूसरे स्लाइड पे चले जाएंगे। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस आपको बताया गया है, यहाँ से भी मैंने आपको कुछ नोट्स बना के भी दे दिए हैं। तो ये देखिए C5 C6 ये रूट्स हैं, C7 C8 T1। ठीक है, C5 C6 कंबाइन टू फॉर्म द अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक और ये इंफीरियर ट्रंक। C8 और T1 मिलके इंफीरियर ट्रंक बना रहा है। फिर ये ट्रंक्स जो हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, ये देखें ये जो लाइटर शेड है और ये डार्कर शेड है, डार्कर इज पोस्टीरियर डिवीजन एंड लाइटर इज एंटीरियर डिवीजन। और ये देखिए मिडिल ट्रंक जो है जो इटसेल्फ C7 बना रहा है, आपका C7 रूट जो है वो मिडिल ट्रंक बना रहा है। ये देखें ये भी आपका जो है एंटीरियर, ये लाइटर शेड में और ये डार्कर शेड में, और ये इंफीरियर ट्रंक जो है इट इज कंबाइंड टू फॉर्म द C8 और T1। यहाँ देखें ये जो है आपका पोस्टीरियर डिवीजन और ये आपका एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, ये सारे पोस्टीरियर डिविजन देखें मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं, और ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक ये कंबाइन टू फॉर्म द लेटरल कॉर्ड। अगर हम यहाँ देखेंगे C8 T1 ने आपको इंफीरियर ट्रंक बनाया, और इंफीरियर ट्रंक का ये पोस्टीरियर कॉर्ड यहाँ जाके पोस्टीरियर डिवीजन आपका पोस्टीरियर कॉर्ड बना लिया, और एंटीरियर डिवीजन जो थी इंफीरियर ट्रंक की इसने मीडियल कॉर्ड बना लिया। फिर आपका यहाँ देखें ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है, लेटरल कॉर्ड की ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व है जो ये आपका मीडियन नर्व बना रहा है। ठीक है, यहाँ आपकी ये एक्सिलरी नर्व है। ठीक है, ये रेडियल नर्व है इंपॉर्टेंट, ये पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रहे हैं। ये आपका मीडियन नर्व बन गया। मीडियन नर्व में एक लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होता है जो लेटरल कॉर्ड प्रोवाइड करती है, एक मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होता है जो मीडियल कॉर्ड प्रोवाइड करती है। ये आपकी अल्नर नर्व है, ये आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, और ये फोर आर्म है। ठीक है बेटा, ये सुप्रास्कैपुलर अपर सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ये लोअर सुप्रास्कैपुलर नर्व है, और ये थोरेकोडोर्सल नर्व है। थोरेकोडोर्सल नर्व जो है वो आपकी सप्लाई करती है लैटिसमस डोर्साई को, एंड अपर एंड द लोअर सब स्कैपुलर नर्व्स जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं आपके जो है सब स्कैपुलरिस को। ये लेटरल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, और अगर आप ये देखेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व तो ये भी पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द अपर ट्रंक। अपर ट्रंक से कौन सी ब्रांचेस आती हैं? ये सबक्लेवियस नर्व है जो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। ये सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस को सप्लाई करती है। अच्छा, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द अपर ट्रंक, तो आपने सुप्रास्कैपुलर और सबक्लेवियस बताना है। ठीक है,
और अगर मैं आपको कहूँ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ये एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, ठीक है। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये बनती है C5 से, यहाँ देखिए फिर C6 इसके अंदर ज्वाइन हुआ, फिर यहाँ C7 इसके अंदर ज्वाइन हुआ, तो ये आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व बन गई। लॉन्ग थोरेसिक नर्व बेटा ये जो है वो आपके सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, और डोर्सल स्कैपुलर जो है ये आपके रोम्बॉइड्स माइनर और मेजर को सप्लाई करती है, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर जो है वो ओवरहेड अबडक्शन देता है, ठीक है। सुप्रास्पिनेटस जो है वो आपको 15 डिग्रीज देता है, डेल्टोइड आपको 90 डिग्रीज अबडक्शन देता है, और सेरेटस एंटीरियर आपको ओवरहेड अबडक्शन देता है। ये बहुत जरूरी है इसको याद करना। अच्छा, अब ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो नेक और एक्जिला में होता है, ठीक है। एक्जिला यानी आपके आर्मपिट में होता है, नेक से स्टार्ट होता है वहां पर बनता है, फिर नीचे आ जाता है एक्जिला में, उसके बाद आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। और इसमें जो है फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C1 T1 C5 to T1 रूट्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि डोर्सल रेमस क्या होता है, वेंट्रल रेमस क्या होता है, अब आपको आइडिया है कि वेंट्रल रेमस क्या होता है। तो ये सारी जो भी प्लेक्ससेस हैं ये वेंट्रल रेमाई से बनते हैं, ठीक है। अब ट्रंक कैसे बनती है, जब C5 C6 आपस में ज्वाइन होगा तो अपर ट्रंक बनेगा, C7 इटसेल्फ मिडिल ट्रंक बना रहा है, और C8 T1 ज्वाइन होकर लोअर ट्रंक बना रहे हैं। ऑल ट्रंक्स डिवाइड्स इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर डिवीजन अपर ट्रंक की, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर डिवीजन मिडिल ट्रंक की, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक की। तो यहाँ आप देखिए एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक यूनाइट टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड, ये आपकी लैटरल कॉर्ड हो गई जहाँ पर अपर और मिडिल एंटीरियर डिवीजन आप ज्वाइन हुए और लैटरल कॉर्ड बन गया। एंटीरियर डिवीजन ऑफ जो है आपकी जो है C7 जो है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक जो है, ठीक है। जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द जो है आपकी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक जो है, ये देखिए एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक ये रही, ये आपकी मीडियल कॉर्ड बनाती है। और पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ ऑल थ्री ट्रंक्स, ये देखें ये सुपीरियर की, ये मिडिल की, ये इंफीरियर की, ये पोस्टीरियर कॉर्ड बन गई, दो एंटीरियर डिविजन आपस में ज्वाइन हुई लैटरल कॉर्ड बन गई, और ये जो थी आपकी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक ये आपकी मीडियल कॉर्ड बन गई। तो ये तीनों कॉर्ड्स आपकी रेडी हो गई। इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर कि जो है अब ब्रांचेस ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रंक्स, मैंने आपको बताया था अगर मैं रूट्स मांगू तो आपने रूट्स की ब्रांचेस ही देनी है। यानी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये देखिए आपकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये आपकी रेम्बॉइड्स माइनर और मेजर को सप्लाई करती है। फिर आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट जो नर्व है विच इज कमिंग फ्रॉम द रूट, दिस इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये देखें लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। ये C5 C6 C7 इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, C5 C6 C7 ये आपकी सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर अपर ट्रंक पर आ जाए, ठीक है। अब अपर ट्रंक की क्या ब्रांचेस हैं, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस को सप्लाई करती है, और ये जो दूसरी है नर्व टू सबक्लेवियस, ये हमारा छोटा सा मसल है जो फर्स्ट ट्रिप से जो है ओरिजिनेट होता है और जाके जो आपका क्लैविकल पर इंसर्ट होता है, तो ये आपकी क्लैविकल को ये छोटा सा मसल स्टेबलाइज करता है। तो ये दोनों नर्व जो है सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस ये आपका जो है वो ट्रंक अपर ट्रंक से अराइज होता है। फिर है ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में अगर आप देखेंगे लेटरल कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस है, पहले लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये देखिए आपकी ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये फिर आके ये मीडियल पेक्टोरल नर्व यहाँ से आ रही है मीडियल कॉर्ड से उसके साथ ज्वाइन कर रही है। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये पेक्टोरलिस मेजर आपके चेस्ट का बड़ा मसल है उसको सप्लाई करती है। फिर दूसरी ब्रांच है लेटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये देखिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आपके फ्लेक्सस ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है, बाइसेप्स ब्रेकिया ब्रेकियलिस कोरेकोब्रेकियलिस ये उसको सप्लाई करती है, ठीक है। फिर लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये देखिए लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है, जो मीडियन नर्व की फॉर्मेशन में व्हेन इट यूनाइट्स विद द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ये दोनों रूट जो है लेटरल रूट और मीडियल रूट ये कंबाइन टू फॉर्म द मीडियन नर्व। तो ये लेटरल रूट इज कमिंग फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड, तो ये आपका लेटरल रूट आ गया।
ब्रांचेस फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड कौन कौन सी हैं, ये देखें। सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व जो लेटरल पेक्टोरल नर्व के साथ ज्वाइन हो रही है, ये पेक्टोरलिस माइनर को भी सप्लाई करती है और मेजर को भी सप्लाई करती है, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, अभी आप ये देखिए, ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म है और ये आर्म है, ये दोनों क्यूटेनियस नर्व्स हैं और आपके फोर आर्म के इनर जो मीडियल एस्पेक्ट है उसको सप्लाई करती हैं। सिर्फ क्यूटेनियस सप्लाई यानी आपकी स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, अल्नर नर्व आपकी काफी बड़ी नर्व है, ठीक है। ये भी मीडियल कॉर्ड से आ रही है। और मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये देखिए मीडियल रूट व्हेन इट इज जॉइन विद द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड इट फॉर्म्स द कंप्लीट मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये lateral root is coming from the lateral cord and the medial root is coming from the medial cord and they combine to form the medial nerve, ठीक है। फिर branches from the posterior cord आ रही हैं। posterior cord से कौन कौन सी important branches आ रही हैं, तो ये आप देखें, अपर एंड द लोअर सब स्केपुलर नर्व, ये देखें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो है आपका, ये अपर सब स्केपुलर नर्व है, ये लोअर सब स्केपुलर नर्व है। तो ये दोनों जो है सब स्केपुलरिस, मैंने आपको बताया था जो स्केपुला की एंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस जो होती है वहां पर सब स्केपुलरिस होता है जो आपके रिब्स के साथ ज्वाइन होती है, ठीक है। उस ये रोटेटर कफ मसल भी है, ठीक है। इसको सप्लाई करती है आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड की अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, ठीक है। थोरेकोडोर्सल नर्व, ये देखें, ये वाली थोरेकोडोर्सल नर्व है। ये जो है थोरेकोडोर्सल जो है, ये लेटिसमस डोर्सा है, बैक का एक बड़ा मसल होता है उसको और इंटरट्यूबरकुलस सल्कस के जो बेस है उस पर द लेडी बिटवीन द टू मेजर्स, तो ये लेटिसमस डोर्साई को जो नर्व सप्लाई करती है वो थोरेकोडोर्सल नर्व है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच मसल इज सप्लाइड बाय द थोरेकोडोर्सल नर्व, और ऐसे भी आ सकता है कि द लेटिसमस डोर्सा इज सप्लाइड बाय विच इंपॉर्टेंट नर्व। तो ये दोनों सूत्रों में आपको रेडी रहना है, ठीक है। थोरेकोडोर्सल नर्व, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व आपके डेल्टोइड को सप्लाई करती है, टीनिस माइनर को सप्लाई करती है, एंड लॉन्ग हेड ऑफ आपका जो है ट्राइसेप्स ब्रेका है उसको भी सप्लाई करती है। तो ये सबको ये एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। रेडियल नर्व जो है तमाम जो आपके एक्सटेंसर्स हैं, ट्राइसेप्स हैं और आपका जो है जो फोरआर्म के हैं, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, लॉन्गिस, ब्रेविस, ये सारे जो हैं, और एक्सटेंसर इंडाइसिस और बहुत सारे और मसल्स जो हैं, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द जो पूरा आपके आर्म के और फोर आर्म के एक्सटेंसर्स है, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, ठीक है बेटा। तो हम और आगे जाते हैं। अब ये है कि डिफरेंट डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होती हैं अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है। तो अर्ब्स पैल्सी क्या है, दिस इज द डैमेज ऑफ द अपर ट्रंक। अगर हम यहाँ देखेंगे C5 और C6 दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द अपर ट्रंक, ठीक है। अगर ये डैमेज होता है तो अर्ब्स पैल्सी, अब अर्ब्स पैल्सी क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। The other name of the ups palsy is Potter's tip hand, policeman's tip hand, और जो है आपका जो है waiter's tip hand। तो इसका दूसरा नाम ये है, और है क्या, इसमें क्या होता है, विल डिस्कस इन अ व्हाइल, ठीक है। दूसरी जो लोअर ट्रंक C8T1 से मिलकर ये जो आपकी लोअर ट्रंक बन रही है, ये जो है अगर ये डैमेज हो जाए तो क्लम्प की स्पेल्सी होती है, उसको लोअर ट्रंक डैमेज कहा जाता है। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये देखें लॉन्ग थोरेसिक नर्व जब आ रही है और सेराटस एंटीरियर आपके 8 डिजिटेशंस जो हैं, 8 फर्स्ट 8 रिब से जो मसल निकल रहा है सेराटस एंटीरियर, तो उसको सप्लाई करती है ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर ये डैमेज हो जाए, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर जाके ये मसल अटैच होता है, इंसर्ट होता है, तो अगर ये डैमेज हो जाए और वो स्कैपुला, उसका काम क्या होता है, स्कैपुला को ये थॉरेक्स के साथ फिक्स रखता है। अगर वो मसल पैरालाइज हो जाएगा तो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाएगी। एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो ज़ाहिर ये डेल्टोइड चला जाएगा, तो डेल्टोइड के जाने की वजह से जो है आपका एबडक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी, जैसे टीरीज माइनर अगर चला गया, तो टीरीज माइनर आपका लेटरल और एक्सटर्नल रोटेटर है, ठीक है। तो लॉन्ग जो आपका हेड है ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेका चला जाएगा, तो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेका आपका इसमें एक्सटेंशन वीक हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी वीक होगी क्योंकि वो एक हेड कॉम्प्रोमाइज हुआ, बाकी दो हेड सही होते हैं जो रेडियल से सप्लाई होते हैं।
एप्स हैंड हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी एक मीडियन नर्व के डैमेज होने से एप्स हैंड क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और अल्नर नर्व अगर डैमेज हो जाए तो क्लॉ हैंड हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं जब भी कोई चीज आपको उस वक्त तक नॉर्मल समझ नहीं आता जब तक आप उसका एबनॉर्मल ना देख लें। एबनॉर्मल देखते हैं तो फिर आपको नॉर्मल की कदर होने लगती है कि अगर ये डैमेज हो जाएगा तो उसके कितने ज्यादा हैजर्ड्स आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना आप? अगर आप यहाँ देख लें अपर लीजन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस में, जिसको आपने कहा था कि ये अर्ब्स पैल्सी है सॉरी, तो ये अब्स पल्सी जो है वो क्यों होती है? ट्रैक्शन ऑफ इवन टीयरिंग ऑफ द C5 और C6 रूट जो कंबाइन टू फॉर्म द अपर ट्रंक बनाता है। तो वो कॉज क्या है इसकी? एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड ऑफ द ऑपोजिट साइड, बाई डिस्प्लेसमेंट हो जाए आपकी जो है हेड ऑफ द ह्यूमरस की, तो वो डैमेज कर सकता है। डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर ऑन द सेम साइड, ये डैमेज कर सकता है। इन्फेंट्स में डिफिकल्ट डिलीवरी हो, यानी ब्रीच डिलीवरी हो, ये देखें, ये कोई फॉर्सम डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मली हेड नीचे होता है और बॉडी ऊपर होती है। डिलीवरी के दौरान अगर बॉडी नीचे हो या बॉडी का कोई पार्ट पार्ट नीचे हो, या डॉक्टर्स जो है कुछ फॉर्सेप्स यूज करते हैं, उसकी वजह से जो है अपर ट्रंक डैमेज हो सकती है, तो उसको कहते हैं ब्रीच डिलीवरी। इन एडल्ट फॉलिंग अ फॉल ऑन द शोल्डर, ये देखिए ये बंदा गिर गया है और शोल्डर पर गिरा है, तो ये फॉल ऑन द शोल्डर हो या डिफिकल्ट डिलीवरी हो या शोल्डर डिसलोकेशन हो। अब ये देखिए ये आपकी C5 C6 है, ये अब आपकी अपर ट्रंक बन रही है। यहाँ से आपके अपर ट्रंक से सुप्रा स्कैपुलर नर्व डैमेज होगी, और ये सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई कर रही है। आपका सबक्लेवियस जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। आपकी यहाँ से एंटीरियर डिवीजन, फिर ये ट्रंक जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में हो रही है। पोस्टीरियर डिवीजन जो है ज्वाइन कर रही है पोस्टीरियर कॉर्ड को बनाने में, और एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक के साथ मिलकर आपकी लेटरल कॉर्ड बना रही है। अब ये चीज डैमेज हो गई है। अब ये दोबारा वही जो मैंने आपको बार बार बताया, ये आपके ट्रंक्स हैं। ट्रंक C5 C6 ये अपर ट्रंक बनाएंगे, C7 आपकी मिडिल ट्रंक बनाएंगी, C8 T1 आपकी लोअर ट्रंक बनाएंगी। फिर ये ट्रंक्स जो हैं डिवाइड होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में। ये देखें, ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड द पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक, और ये उसकी पोस्टीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, और ये इसकी एंटीरियर डिवीजन। सारे पोस्टीरियर डिविजन्स मिलके आपके पोस्टीरियर कॉर्ड बना लेंगे। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड द मिडिल ट्रंक मिलके लेटरल कॉर्ड बना लेंगे। और आपके जो है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक जो है कंटिन्यू होके मीडियल कॉर्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर एंटीरियर जो लेटरल कॉर्ड है उसमें से लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। और आपका जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसमें एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, लोअर लोअर अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, और ये आपका थोरिकोडोर्सल नर्व, ठीक है बेटा। और आपकी जो ये मीडियल कॉर्ड है, ये जो है ये जो बेटा मीडियल कॉर्ड है, इसकी क्या नाम्स हैं? ये मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व को कंट्रीब्यूट करती है, जो लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व को मिलकर मीडियन नर्व बनाती है। अल्नर नर्व देती है इसमें। और जो है आपका मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द जो है फोर आर्म, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ठीक है। अब रूट ट्रंक से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, यानी सुप्रास्कैपुलर नर्व और ये सब नर्व टू सब क्लेवियस। और ये आपकी जो रूट से ब्रांचेस आ रही हैं उसमें एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, दूसरी ही डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, ठीक है। अब आपके पास है अब्स पैल्सी। अब्स पैल्सी क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी अब्स पैल्सी में? एक सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, ये कौन सी अपर ट्रंक से आ रही थी? नर्व टू सबक्लेवियस, ये भी अपर ट्रंक से आ रही थी। सुप्रास्कैपुलर आपकी जो है वो सुप्रास्पिनेटस इंफ्रास्पिनेटस को जाएगी। सुप्रास्पिनेटस जो है वो abduction अप टू 15 डिग्रीज कराता है। नर्व टू सबक्लेवियस, सबक्लेवियस मसल के पास जाएगी। सबक्लेवियस मसल जो आपकी क्लेविकल को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजेशन लॉस हो जाएगी अगर नर्व चली गई। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आपकी आर्म को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म को, तो ये भी जो है वो आपकी डैमेज हो जाएगी। इसमें आपके बाइसेप्स ब्रेका है, ब्रेकियलिस है और कोरेकम ब्रेकियलिस। फिर आपकी एक्सिलरी नर्व है, ये भी डैमेज होगी।
एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने से आपको क्या होता है कि आपका डेल्टॉइड चला जाता है, आपका टीपी स्पाइनर इफेक्ट होता है और आपका जो है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेक का है वो भी इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है एबडक्शन अप टू 90 डिग्री चली जाती है। ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व गई तो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मसल्स फंक्शन लॉस्ट, कौन सा लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म चली जाएगी, क्यों टीरियस माइनर इफेक्ट हो गया, ये एक्सटर्नल और लैटरल रोटेशन करा रहा है और इसके साथ इंफ्रास्पिनेटस चला जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों जो लैटरल रोटेटर्स चले गए तो आर्म मीडियली रोटेट हो जाएगी, ये देखें मीडियली ये चिपक गई है इसके साथ बॉडी के साथ। ठीक है। फिर क्या चला जाएगा, एबडक्शन ऑफ शोल्डर। ठीक है। सुप्रास्पिनेटस 15 डिग्रीज तक कराता है, डेल्टॉइड अप टू 90 डिग्रीज तक कराता है। जब ये दोनों मसल चले गए तो एबडक्शन नहीं होगी, बाजू जो है आर्म एडक्शन में चली जाएगी, ये देखिए एडक्शन। ठीक है। मीडियल रोटेशन और एडक्शन, इसका मतलब आपकी लेटरल रोटेशन और एबडक्शन जब लॉस हो जाएगी तो आर्म जो है वो एक तो मीडियली रोटेट हो जाएगी, दूसरा एडक्टेड हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस बच्चे में। तो फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर चली गई है क्योंकि कोरेकोब्रेकियल और बाइसेप्स ब्रेका दोनों जो है फ्लेक्सर्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नहीं है, तो फ्लेक्सर्स काम नहीं करे तो शोल्डर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, देखिए एल्बो भी एक्सटेंड हो गया क्योंकि ब्रेकियलिस और बाइसेप्स ब्रेका विच आर सप्लाइड बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अब वो लॉस हो गया है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसलिए ये सारे मसल्स वर्क नहीं कर रहे, बाइसेप्स ब्रेका, ब्रेकियलिस एंड कोरेकोब्रेकियलिस। तो फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर के साथ फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो भी चला गया है। ठीक है। तो फोर आर्म भी एक्सटेंड हो गई है, जिस तरह शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में है इस तरह फोर आर्म भी एक्सटेंडेड पोजीशन में है। फिर सुपिनेशन जो कराता है, सुपिनेशन और ये कराता है बाइसेप्स ब्रेका। जब बाइसेप्स ब्रेका चला गया है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व चली गई है, तो आर्म जो है ये देखिए प्रोनेशन में चली गई है। ठीक है। सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। तो अब स्पेल्सी जो है वो अपर ट्रंक इंजरी है, लॉस ऑफ मसल फंक्शन इनर्वेटेड बाय द C5 C6 जो अपर ट्रंक बना रहे थे वो लॉस हो गया है। इसको हम वेटर स्टिप हैंड, पुलिसमैन टिप हैंड्स और आपका जो पोर्टर स्टिप हैंड। ठीक है। तो ये तीन नाम है इसके। और आर्म जो है वो, ये जो आर्म है शोल्डर से लेकर एल्बो तक ये मीडियली रोटेट हो जाएगी और एडक्टेड पोजीशन में चली जाएगी क्योंकि इसकी लैटरल रोटेशन और एबडक्शन लॉस हो गई है। ठीक है। और जो आपकी फोर आर्म है वो आपकी जो है हैंग्स बाय साइड, एंड फोर आर्म जो है वो भी एक्सटेंडेड पोजीशन में है और प्रोनेटेड है बिकॉज इसकी सुपिनेशन लॉस हो गई। so this is the position of the limb, upper limb, when the C5 C6 is damaged, either during delivery, either due to fall on the shoulder, either due to जो है डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। ठीक है। सो ये आपका अब स्पेल्सी डेवलप हो जाएगा। अब आप देखें लोअर लीजन्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, अगर C8 और T1 रूट जो है वो अगर टर्न हो गए, डैमेज हो गए, तो क्या होगा हमारे पास। तो क्या है आपकी लोअर ट्रंक, C8 और T1 क्या है आपका लोअर ट्रंक है, अगर ये डैमेज हो गया, क्यों डैमेज होंगे, देखिए एक्सेसिव एबडक्शन ऑफ आर्म, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी जिसमें आप अपनी आर्म की एबडक्शन बड़ा विगरसली कर रहे हैं, तो दैट लीड्स टू द डैमेज ऑफ द लोअर ट्रंक। ठीक है। बर्थ इंजरी, अगर डिफिकल्ट लेबर है और फॉरसेप्स डिलीवरी है, बच्चे की खींच खींच के फॉरसेप्स उसको निकाल रहे हैं और उसकी लोअर ट्रंक डैमेज कर दी है, तो आपका जो है वो जो है लोअर ट्रंक डैमेज होगी, इसको कहते हैं क्लम की स्पेल्सी। या पर्सन फॉल हो गया है फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट क्लचिंग एन ऑब्जेक्ट टू सेव हिमसेल्फ, ऊपर से गिर रहा है, कोई चीज उसको नजर आई जिससे उसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, तो वो अचानक होल्ड करने की वजह से उसका ये नर्व डैमेज हो सकता है। कंप्रेशन ऑफ द लोअर ट्रंक जो है, कभी कभी कुछ लोगों में एक्स्ट्रा रिब होती है, सर्वाइकल रिब जो कंप्रेस करती है ब्रेकियल प्लेक्सस को, उसके अंदर ये साइंस नजर आते हैं इसके डैमेज के। और कुछ लोगों में कोई ट्यूमर, कोई ऐसी चीज मैलिग्नेंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रेशराइज करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को और डैमेज करते हैं। सो these आर ऑल द कॉजेज ऑफ द डैमेज ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, अब अगर आप लोअर ट्रंक को देखेंगे, इंजरी ऑफ द लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस लीड्स टू एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द ट्रंक एंड द शोल्डर। मोस्टली इंजरी होती है जब
एंगल इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव इंक्रीज होता है एंगल में, जो ट्रंक और शोल्डर के बीच में बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंक्रीज करेंगे, तो ये आपका ट्रंक जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये देखें बाजू से पकड़ के इसको बच्चे को खींच रहा है, तो ब्रीच डिलीवरी में, तो ये जो कभी कभी क्या होता है कि नीचे कोई बाजू आ रहा होता है या कोई टांग आ रही होती है, या डॉक्टर्स उस डिफिकल्ट लेबर में कोई एक लिम्ब को खींच रहे होते हैं बाहर निकालने के लिए बच्चे को, ये देखें ये बाजू को खींच रहा है डॉक्टर, तो ये बहुत ज्यादा विगरसली, ये देखिए ना एब्डक्शन बढ़ गई है यहाँ पर, ट्रंक और जो अपर लिम्ब है उसके दरमियान बहुत ज्यादा एब्डक्शन बढ़ जाए तो लोअर ट्रंक को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ देखें बहुत ज्यादा एब्डक्शन की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी ये डैमेज हो गया आपके लोअर ट्रंक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोअर ट्रंक में कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं? देखिए इसमें T1 फाइबर्स होते हैं विच इज रनिंग इन अल्नर नर्व और मीडियन नर्व। T1 के फाइबर्स जो हैं वो अल्नर नर्व और मीडियन नर्व के अंदर रन करते हैं। आपको शायद पता हो कि मीडियन नर्व में मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होता है, ठीक है, जो लैटरल रूट ऑफ द लैटरल कॉर्ड से मिलकर जो है वो आपका मीडियन नर्व बनाता है, और अल्नर नर्व इसकी अपनी ब्रांच है। और मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ऑल मसल्स ऑफ द हैंड। जो अल्नर नर्व है वो आपके हैंड के इंट्रोशाई को सप्लाई करती है और लॉम्ब्रिकल्स को सप्लाई करती है। इंट्रोशाई क्या करते हैं? ये आपकी फ्लेक्शन करते हैं एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और एक्सटेंशन करते हैं एट द लेवल ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो जब इंट्रोशाई डैमेज होंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगी एमसीपी पे, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, और एक्सटेंशन हो जाएगी इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उल्टा हो जाएगा सारी, वो फ्लेक्सर्स लॉस हो गए तो इस तरह लॉम्ब्रिकल्स जो है वो भी जो है वो लॉस हो जाते हैं। फर्स्ट टू लॉम्ब्रिकल्स के अलावा जो लेटरल लॉम्ब्रिकल्स होते हैं, जो मीडियल लॉम्ब्रिकल्स होते हैं, दे आर सप्लाइड बाय द जो है आपकी अल्नर नर्व। तो ये देखिए क्लम्प की स्पेल्सी जो है उसको क्लॉ हैंड कहते हैं, इसमें हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है एट द लेवल ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, क्योंकि इसमें जो बाय अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो जब इंट्रोशाय सारे जो वीक हो जाएंगे, तो इंट्रोशाय जो वीक हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रोशाय जो है एमसीपी पे, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन कराता है। जब इंट्रोशाय अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो फ्लेक्शन थी एमसीपी पे वो एक्सटेंशन में बदल जाएगी, और उसका जो एगोनिस्ट है एक्सटेंसर डिजिटोरम वो हद से ज्यादा एक्सटेंशन करा लेगा। ठीक है बेटा। तब एक मसल वीक हो जाता है तो दूसरा डोमिनेंट हो जाता है। इस केस में जब इंट्रोशाय वीक हो जाएंगे तो एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। अब क्या हो रही थी, जो फ्लेक्शन हो रही थी वो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पर हो रही थी और एक्सटेंशन हो रही थी इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे। वो कौन करवा रहा था? आपके इंट्रोशाय और लॉम्ब्रिकल्स करवा रहे थे। ठीक है। जब अ, दोनों लॉस हो जाएंगे अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी एक्सटेंशन नहीं होगी, यहाँ पर भी फ्लेक्शन हो जाएगी। और फ्लेक्शन कौन करवाएगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस। ये जो बड़े मसल हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, ये डोमिनेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके इंट्रोशाय और लॉम्ब्रिकल्स अब वर्क नहीं कर रहे, तो ये दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे और वे बहुत ज्यादा फ्लेक्शन करा लेंगे एट द लेवल ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है बेटा। तो ये आपके इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है। ये देखिए ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स है और ये जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है। ठीक है। यहाँ देखिए ये बहुत ज्यादा फ्लैक्स हो गया है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस जो हैं वो डोमिनेंट हो गए हैं, और जो ऊपर जो इंट्रोशाय और आपके जो लम्ब्रिकल्स थे वो अब पैरालाइज हो गए। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके इंटरफेरेंजियल जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्शन में चले जाएंगे, और वैसे जो मोटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन में होता है वो अब हाइपर एक्सटेंशन में चला जाएगा। ठीक है। सेंसरी लॉसेस हो जाएंगे अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, जहाँ जहाँ मीडियन अल्नर नर्व सप्लाई करती है वहां पर सेंसरी लॉसेस डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ देखें कि ये जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंशन में चले गए हैं, और ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये आपके फ्लेक्शन में चले गए। तो दिस इज कॉल्ड अल्नर नर्व क्लॉ हैंड। ठीक है। तो आज यहाँ पर यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।